अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के बेशतर इलाके इस वक्त बारिशों की तबाही के नतीजे में एक मुश्किलात का शिकार है और ख़ास तौर पर हमने केपी के बाज़ इलाकों में जो सूरत हाल देखी उससे बहुत दिल दुखा। 700 से ज़्यादा अफराद हैं जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। एक चीज़ जो बहुत दफ़ा पहले भी मैं प्रोग्राम में हाईलाइट करता हूँ, आज दोबारा दोहराना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ने साल हर साल सदियों के नतीजे में इस सरज़मीन के ऊपर कुछ कुदरती पानी के गुज़रने के रास्ते बनाए हैं। कुछ पहाड़ों से हिली टॉरेंट्स आते हैं, उनका रास्ता बनता है, कुछ ज़मीनी रास्ते बनते हैं। हमारा लालच और करप्शन इतनी ज़्यादा है कि हमने दरख्त नहीं छोड़े, जंगल काट काट के बेच खाए हैं। वो जो कुदरती पानी की गुज़रगाहें थीं उन पे ऊपर कब्ज़ा करके प्लॉट बना लिए, प्लाजे तमीर हो गए, घर बन गए। अब चाहे 20 साल बाद या 30 साल बाद पानी का रेला है तो पानी ने वहीं से गुज़रना है जो एक कुदरती उसकी पानी की गुज़रगाह थी। वहाँ आगे प्लाज़ा आएगा तो प्लाजे को गिरा देगा। जहाँ हमने जंगल काटे हैं, जंगल की कटाई के नतीजे में तबाही आएगी। क्लाइमेट चेंज का इफ़ेक्ट है, ग्लेशियर मेल्टिंग हो रही है, कहीं बारिश जो है अबव नॉर्मल हो जाती है, दरमियान में 2-3 साल बिलो नॉर्मल के भी ड्राउट ईयर्स भी आ जाते हैं। तो ये फिनोमेना है जिसके लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने अक्ल समझ बूझ दी है, मनसूबा बंदी करनी चाहिए, रास्ते साफ़ करने चाहिए, जहाँ से पानी की गुज़रगाहें अगर कब्ज़ा होया भी हुआ है तो उसको रोकना चाहिए, ग्रीन एरियाज़ प्रोटेक्ट करना चाहिए, वहाँ कंक्रीट के जंगल नहीं आबाद होने चाहिए। हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पिछले 15, 16, 17 सालों में हर दूसरे, तीसरे, चौथे साल सैलाब आता है, हमें डुबो के चला जाता है और हम कहते हैं हम क्लाइमेट चेंज का शिकार हैं। लेकिन खुदा के नाम पे कुछ अपनी अक्ल इस्तेमाल करें। जो महदूद भी वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं, बाज़ चीज़ें सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली मैनेजरियल लेवल के ऊपर ठीक करनी है कि कब्ज़ा हुआ है तो कब्ज़े की जगह, नाले की जगह खाली कराएं, पानी गुजर जाएगा वहाँ से। और गधों की तरह हर जगह के ऊपर प्लॉट खड़े करके या प्लाजे बनाने की कोशिश मत करें। सरकार भी कर रही है, यहाँ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, पानी का रास्ते बंद करके तो वहाँ प्लाजे तमीर कर देते हैं कि यहाँ से 2-4 करोड़ का प्लॉट बिक जाएगा। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यहाँ पानी चाहे 10 सालों में एक दफ़ा भी आया तो ये उड़ा के ले जाएगा। तो इसके लिए कुछ खौफ खुदा करें, सूबाई हुकूमतें भी खौफ खुदा करें। बहुत पैसे हैं इस वक्त, टैक्सों का जो पैसा आता है ना, ढेरों ढेर सूबों को जाता है और वो सारा पैसा उड़ाई जा रहे हैं। उड़ाने की बजाय कुछ पैसे जो हैं लोगों की ज़िंदगियां बचाने पे लगा दें। और बाज़ ऐसे एरियाज़ की सूरत हाल देख के भी दुख होता है कि जहाँ पर आपको हॉस्पिटल या मेडिकल फैसिलिटीज़ ही दस्तयाब नहीं है। जब लोगों को इन फ्लड हिट एरियाज़ के अंदर कुछ डायरिया की भी दवा चाहिए हो ना, तो वो भी दस्तयाब ना हो, तो फिर आप सोचें कि बंदे के दिल से उस वक्त कितनी को तकलीफ़ दे सूरत हाल होगी, उसको बयान करना मुश्किल है। तो पाकिस्तान के जो दोस्त मुल्क भी हैं उन्होंने भी हमें मदद देनी है इस सूरत हाल में। तो एक तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए इन लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट चाहिए, बड़ी तादाद में चाहिए। तमाम प्रोविंशियल कैपिटल्स में 10-10, 12-12 हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए और बड़े हैवी लिफ्टर्स, चिनूक टाइप हेलीकॉप्टर्स होने चाहिए। इसी तरीके से कुछ फील्ड हॉस्पिटल जो मिलिट्री वाले जल्दी जल्दी कायम कर देते हैं, वहाँ डॉक्टर, नर्सेज होती हैं और लोगों को एमरजेंसी के तौर पर दवा दी जाती है, उसका भी बंदोबस्त होना चाहिए। तो ये तो इब्तदाई है। प्रोग्राम की इब्तदा में हमारे साथ मेहमान शख्सियत है महर साहबजाद खान, चीफ़ है मेट ऑफिस। साहबजाद खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो बारिशों की तबाही है थोड़ा सा इस पे बता दें, क्योंकि क्लाउड बस कहते हैं, स्वाबी में भी हो गया है, केपी में भी हो गया है, जीबी में भी हो गया है। ये क्या फिनोमेना, थोड़ा सा अपने लफ्ज़ों में वजाहत कर दें। ये हमारे लालच और ग्रीड ने तबाही फैलाई है या कुछ नेचुरल फिनोमेना बहुत ज़्यादा है? बिल्कुल जी, देखें, ये जैसे भी ये फिनोमेना अब होता जा रहा है, यानी आप कह लें कि जी एक सिस्टम आपके पास क्लाउड सिस्टम होता है, आपके पास कोल्ड एयर मास आ रहा होता है और उसके साथ फिर मॉइस्चर मिलके कंडेंसेशन होके एक सिस्टम बना होता है। लेकिन उसके किसी एक एरिया को, थोड़े से एरिया को अगर कोई नीचे से गर्म हवा टच कर जाती है तो वो पानी उस सूरत में ज्यादा वो वहां पे यानी वो आपका क्लाउड जो है वो फट जाता है, तो उसको क्लाउड बस्ट कहते हैं। ये अब देखें, सारी चीजें फिर आज आके वही वही बात होती है कि जी हमारे पास अभी जो हमने अपने माहौल के साथ किया है, वो उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। अभी टेम्परेचर जो है, मैं आपको नदीम मलिक साहब बताऊं कि दुनिया में हर साल जो आ रहा है वो अपनी तबाही का साल आ रहा है। हर साल टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग एक इफेक्ट बन चुका है और पाकिस्तान में इसकी शिद्दत मैं आपको बता दूं ना कि काफी ज्यादा है। दुनिया में तो हम कंपेयर करते हैं कि जी पेरिस प्रोटोकॉल में जी 1.5 हमारे पास दर्जा हरारत एक थ्रेशोल्ड था, लेकिन हमारे इलाकों में इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा है। ये पिछले दिनों हमारे जो शुमाली इलाका जात में आप तबाही देख रहे हैं,
यकम अगस्त से लेके 10 तक तकरीबन शुमाली इलाका जात में टेम्परेचर जो थे वो तकरीबन 7 से 9 डिग्री ज्यादा थे अबव नॉर्मल से, कितने 7 से 9 डिग्री। और डेफिनेटली फिर इतना अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो उनका इम्पैक्ट जो है वो ग्लेशियर्स पे होता है। ये चीज इसने ज्यादा जो है इम्पैक्ट किया है। आप देखें कि जी गिलगित में या शुमाली इलाका जात में जगह जगह पे ये फिनोमेना हो रहा है, जगह जगह पे ये और जो चीजें हो बुनेर रही में हैं। और स्वाबी में जो कुछ हुआ, बुनेर में आप एंटिसिपेट कर रहे थे ये कुछ आप होगा? देखें बारिश तो हर जगह पे, जब भी आप ये एक ऐसा हो गया है कि जी बारिश जहाँ पे भी होती है कुछ थोड़े एरिया में वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि जी वो आगे जो आबादियां आती हैं या उनमें पानी का ज्यादा होता है। लेकिन जो आपने पहले बात की है कि आबादियां ऐसी जगहों पे बनी क्यों है, असल सवाल तो आपके पास ये है कि जी जहाँ पे पता है कि जी अभी गुजरगाह है और यहाँ पे पानी आज नहीं आया तो 10 साल के बाद आएगा, 20 साल के बाद आएगा, हम अपना इतना खूबसूरत घर बना देते हैं लेकिन ये नहीं ख्याल करते कि जी 20 साल बाद आ गया तो मेरे पास तो घर नहीं होगा। फिर अब ये फिनोमेना जो है वो घरों के साथ तो घर वालों को भी लेके जा रहा है। अब तो आगे की ये क्या बड़ा फोरकास्ट है सर? अब ये जो आज जहां हम खड़े हैं, आइंदा 2 हफ्तों की क्या फोरकास्ट है? फोरकास्ट तो अभी बारिश है आपकी जो है ना, ये अगले 2 दिन तो काफी ज्यादा बारिशों के इम्कानात है मुख्तलिफ इलाकों में। किन आपके इलाकों मैदानी में? इलाके भी जो है ये पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, फैसलाबाद डिवीजन, लाहौर डिवीजन, गुजरावाला, इन इलाकों में भी काफी ज्यादा बारिश है और ये शहर जो है यहाँ पे अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। लेकिन ऊपर जो हमारे केपीके के इलाके हैं वहां पे भी है और कश्मीर में भी। और कश्मीर की में चूंकि आपको पता है कि नदीम मलिक साहब जो बारिश होती है तो ये हमारे दरियाओं का कैचमेंट एरिया है और फिर हमारे दरियाओं पे इम्पैक्ट इसका पड़ता है और वो हमारे लिए रिवराइन फ्लडिंग का भी बहस बनता है। जो जो कि यकम से 15 सितंबर तक का पीरियड है उसमें भी रेन स्पेल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। उसमें भी अभी है? तो देखें आज तक अगर देखा जाए ना तो हमारे पास जो मानसून की अभी तक बारिश है तकरीबन 50% है। 50% अबव नॉर्मल? नहीं 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 नहीं, तकरीबन आप कह लें कि जी जितनी इस सीजन में होनी चाहिए थी यानी मानसून में, उसका अभी तक 50% आप कह लें कि जी हाफ बारिश हो चुकी है। अभी हाफ स्पेल, हाफ जो है ना उसको आप पूरा करने के लिए अभी ये अगला पीरियड है। तो बारिशें तो अभी अगर देखा जाए इस हिसाब से तो पहले भी बहुत ज्यादा स्पेल है और आने वाले भी स्पेल जो है वो काफी खतरनाक हो सकते हैं। और ये सर दूसरी कितनी बात अबव नॉर्मल कितना है, इसकी परसेंटेज कितने है, नॉर्मल से ऊपर कितनी है? नॉर्मल से 30 से 40% ज्यादा हो सकती है। 30 से 40 लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि नदीम मलिक साहब असल जो खतरा अब है, देखें जमीन सेचुरेट होने में भी टाइम लगता है। ये जितने बारिश के स्पेल आ चुके हैं इससे हमारी जमीन सेचुरेट हो चुकी है। अब जितना पानी आता है वो फ्लो हो जाता है, यानी रन ऑफ बन के वो जाता है और वो ज्यादा खतरनाक है। पहले सीपेज हो जाता था या जमीन में जज़ब हो जाता था, अब वो थोड़ा सा वो कम हो गया क्योंकि बारिशें इतनी ज्यादा हो चुकी हैं। तो आने वाले दिनों में आपने देखा होगा नदीम मलिक साहब जो हमारे सैलाब या इनकी हिस्ट्री है वो भी इन्हीं दिनों की है। जितने भी मेगा फ्लड आपको आए हैं वो आपको कुछ सुपर फ्लड्स का खतरा लगता है कि सुपर फ्लड्स बन सकते हैं? क्योंकि पीछे से ग्लेशियर मेल्टिंग भी हो रही है, तो कुछ सुपर फ्लड्स तो नहीं बन सकते? है, बिल्कुल बन सकता है जनाब। सुपर फ्लड्स का ये खतरा आपके मौजूद है? तरबेला डैम 2-4 दिन में भर जाएगा। उसके बाद जितना पानी आएगा उसके बाद कोई बारिश का अच्छा स्पेल बन गया और दरियाए काबुल में भी पानी आ गया और इस तरह वो तो ग्लेशियर मेल्टिंग भी रहेगी तो ये सिंध में भी बन सकता है। और उसके अलावा फिर आपके चनाब रिवर जो है उसमें भी दरिया में जो है वो हाई फ्लड का खतरा हो सकता है। मेहर साहब, बाकी ज़ाद अभी खान साहब, तक आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये वार्निंग के तौर पर पूरी रियासत पाकिस्तान को, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, NDMA को, सबको लेना चाहिए कि सुपर फ्लड्स ये बन सकते हैं। ऐसे ही बनता है सुपर फ्लड्स। रेन भी ज़्यादा हो रही है, पीछे से दरियाओं का पानी भी आ रहा है, ग्लेशियर मेल्टिंग भी होगी और टेम्परेचर्स भी थोड़े ऊपर है। 7 से 9 तो उन्होंने बताया शुमाली इलाकों में ऊपर थे, यकम से 10 अगस्त के दरमियान। तो परफेक्ट फिनोमिना है। अपना बंदोबस्त आज करना शुरू करें, बाद में कहें कि हो गया था हमें पता नहीं था तो बेवकूफ़ी होगी। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ शुरका हैं, सेनेटर फैसल वाडा साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सेनेटर हुमायूं महमद साहब हैं, रहनुमा PTI के, आबिद शेर अली साहब PMLN से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबको वेलकम करूंगा। वाडा साहब, आपके कुछ बयान जो हैं और एक आर्मी चीफ का इंटरव्यू भी छपा है,
तो वो दोनों को मिला के मैं कुछ चीज़ें आपसे आज जानना चाहूँगा। आर्मी चीफ साहब ने तो एक बयान में कहा है कि सच्चे दिल से माफ़ी मांग ली जाए, वो इशारा ज़ाहिर इमरान खान की तरफ, पता नहीं उसका क्या बनेगा वो भी है। लेकिन उन्होंने एक चीज़ की है कि सदर को नहीं हटा रहे, वज़ीर आज़म को नहीं हटा रहे, वो जो शोर होगा चल रहा था वो शायद उसके बाद बैठ जाए। आर्मी चीफ लेकिन ज़्यादा प्रोफाइल में ऊपर आ गए, प्राइम मिनिस्टर कहीं नीचे दब गए। आपको लगा नहीं इस इंटरव्यू के बाद पूरी प्रोफाइल ही चेंज होती नज़र आती है हमें? बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब। देखिए नदीम मलिक साहब, जहाँ तक आपने इस आर्टिकल का, जो हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है सोहेल वड़ाई साहब, उनकी बड़ी इज्जत करते हैं आप भी मैं भी। देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि आप किसी भी बात के 6 मतलब निकाल लें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मेरे हिसाब से ना तो चीफ ऐसी बात कर सकते हैं, उन्होंने इबलीस से रिलेटेड कोई ऐसी कोई बात ज़रूर की है, लेकिन उसकी कॉनोटेशन में आप उसके 10 मतलब निकाल दें। वड़ाई साहब का अपना मशवरा है एज अ पाकिस्तानी, वो भी एक अच्छा मशवरा है कि माफ़ी मांग ली जाए। तो ये वड़ाई साहब की अपनी पर्सनल बात है। जहाँ तक चीफ की बात है तो 1 मिनट के लिए हम सोच लें, मैं आपको यही क्लियर कर देता हूँ, 1 मिनट के लिए हम सोच लेते हैं कि जी चीफ ने ये कहा है कि इमरान खान साहब इनडायरेक्टली माफ़ी मांग लें, और इसी बफरूजे के तौर पर मैं कहता हूँ इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें, तो आइन और कानून से कोई बड़ा है क्या? क्या चीफ साहब लिख के दे देंगे कि आज तुम बरी हो गए, घर चले जाओ? ये पाकिस्तान पीछे जा चुका है। अब ऐसा हुआ है माजी के अंदर, ऐसा हुआ है। लेकिन दूसरी चीज़ ये कि अगर इमरान खान साहब मफरूज़े के तौर पे इस चीज़ को मान लें, तो क्या वो एडमिट कर लें कि मैंने सब कुछ किया है? तो मतलब दोनों चीज़ें फिट ही नहीं होती। चीफ अगर कहते हैं मफरूज़े के तौर पे तुम माफ़ी मांग लो, तो बाकी केसेस का क्या होगा? और अगर इमरान खान साहब अगर मांग ले माफ़ी, तो वो क्या एडमिट कर लेंगे? मतलब इसकी कोई सिर पैर नहीं है। इस इंटरव्यू के बाद जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी डिफरेंट लगती है शहबाज शरीफ साहब की भी और प्राइम मिनिस्टर साहब की। उन्होंने कुछ बातें कही हैं, लाइक कि उन्होंने कोट किया उनको कि खुदा ने मुझे मुल्क का मुहाफिज बनाया, इसके अलावा किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है, मैं एक सिपाही हूँ और मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश शहादत है। ये अच्छा कोट है, कम अज़ कम उससे ये लगता है कि वो कोई मुल्क के इक़्तिदार के ऊपर कब्ज़ा करने का, कोई जनरल ज़िया बनने का इरादा नहीं रखते, विच इज़ ए पॉजिटिव साइन। एक मेरा सारे चीफ्स को मशवरा होता है कि कभी एक्सटेंशन के पीछे ना जाएं, वो बारह उनका अपना फैसला होता है। मैंने बाजवा साहब को भी दिया था और क्यानी साहब को भी दिया था, इनको भी दूंगा कि वो तो एक्सटेंशन तो ले ही नहीं रहे, वो करे, अल्लाह पाक ऐसा ही हो। लेकिन ये मेरा मशवरा रहता है। एक्सटेंशन का नाम तो नहीं दे सकते ना सर। एक उन्होंने कहा कि हम एक दोस्त को दूसरे दोस्त के ऊपर कुर्बान नहीं करेंगे। मैं आपको आता हूँ ये कंटिन्यूशन वाले सवाल के ऊपर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है। वो चाइना और अमेरिका से ताल्लुकात उन्होंने कहा हम दोनों से बैलेंस करके रखेंगे, और तालिबान को पाकिस्तान में धकेलने की पॉलिसी के ऊपर उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। और एक वो माफ़ी वाला बात है जो आप अभी जिसका तज़किरा किया। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूशन? देखिए सर, मैंने आपको ये तो आर्टिकल तो क्लियर कर दिया। दूसरी बात ये कि बैन अवी तौर पर क्लियर नहीं होगा, इससे चलेगी इस पे बहस, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस बहस को फर्दर क्लैरिफाई कर दिया जाएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू एक तो काबिल इज़्ज़त है वड़ाई साहब, उसका 1-on-1 इंटरव्यू नहीं हुआ है, नंबर 1। सर जो उनका वो हवाला है ना, वो शैतान वाला, वो आदम की तख्लीक और शैतान ने वो जो सजदे से इनकार कर दिया इसलिए शैतान बना, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। साथ बैठे हैं, वो खैर अपनी बारी पे खुद जवाब दे लेंगे। मैं तो आप कंटिन्यूशन से क्या मरा? देखिए दूसरी चीज़ ये कि देखिए बैन अवी तौर पे तो चीफ ने अपनी जो काबिलियत है, चाहे वो जंग के मैदान में हो, चाहे वो इकनॉमिकल फ्रंट में हो, चाहे वो इस खत्ते के अमन की बात हो जिसमें ईरान वॉर इंक्लूसिव, मेरी नज़र में अपना लोहा मनवा लिया। तो इंटरनेशनली तो ही इज़ बीन रिकग्नाइज्ड एज ए टीम प्लेयर, और अगर मुझे नाम मुनासिब डेमोक्रेटिक वर्ड मुनासिब नहीं लगता, लेकिन एज ए टीम लीडर या टीम हेड जो पाकिस्तान के ऊपर गोल पे गोल पाकिस्तान के लिए करते आ रहे हैं, कामयाबी लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान को फतह दिया, उस पर तो सबकी इज्जत है, हम सबको इज्जत की नजर से और बल्कि बढ़ गई है उनकी इज्जत। तो मैं बड़ी क्लैरिटी से आपको ये कहना चाहता हूँ सर, कंटिन्यूशन से क्या मरा? मैं आ रहा हूँ सर उस पर, आपका एम्फेसिस मुझे पता है उसी के ऊपर है, मैं आ रहा हूँ। मैंने इसीलिए ट्वीट किया था, मुझे पता था इसमें लोगों को बहुत परेशानी, तो मैंने कहा बस से ख़त्म कर दूँ बीच में। नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि देखिए ये जो पाकिस्तान की जो फ़ौज है ना, ये पाकिस्तान की आवाम की फ़ौज है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना ही किसी सियासतदान की नौकर है। इसके अंदर भी क्लैरिटी रखें। सारा पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है, पाकिस्तान की फ़ौज सारे पाकिस्तान की फ़ौज है, किसी एक की नहीं, ना किसी एक जमात की, ना किसी एक लीडर की। जहाँ तक आपने कहा एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। तो एक्सटेंशन का तो ना जिक्र है ना कोई बात हो रही है, ये तो एक वसवसा छोड़ा जा रहा है। मैंने आज ही के ट्वीट में, कल ही के ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान की तरक्की के तसलसल कंटिन्यूएशन के अंदर जो माजी, आज और आगे आने वाले दिनों में जो सियासतदान, NGOs पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करके पाकिस्तान की तरक्की को पीछे डालते रहे हैं, वो रगड़ दिए जाएंगे। सियासतदान रगड़ दिए जाएंगे। मैं क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ, कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, ठीक है सर। मैं तो उसमें नहीं हूँ। कौन से सियासतदान रगड़ दिए जाएंगे? जिन्होंने माजी में सब काम किए,
और जो अगर आज करने की कोशिश करेंगे तो आज भी कर दी जाएगी। बहुत सारे, वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज का बैकग्राउंड भूले तो ना आप। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सर आज आप पीटीआई की चीजें लेके बैठे हुए तो बाकियों का माजी भूल गए, सब भूल गए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे भी रगड़े में आएंगे सर। अगर मैं और आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे जो है वो आसमान से उतरे हैं, अगर वो करेंगे जो माजी में अगर उन्होंने किया और वापस करेंगे तो वही रगड़े में आएंगे। माया सर, ये आप भी इस पे रिएक्शन दे दें अपना, एक इंटरव्यू के ऊपर भी और एक कंटिन्यूएशन की जो वजाहत इन्होंने किया अभी वाडा साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नामुदो या का नस्ताइन। देखिए इंटरव्यू में अब मुझे नहीं पता कि जो वड़ाइच साहब ने एज एन इंटरप्रेट करके कुछ बताया है ऑन बिहाफ ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फील्ड मार्शल साहब, उन्होंने जो बताया वो सही है, या वावड़ा साहब ऑन बिहाफ ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बताना चाह रहे हैं ये सही है? क्योंकि इन दोनों की बातों में एक वो वाली बात है, खुला तसाद है। ठीक है, ही इज सेइंग अ टोटली डिफरेंट थिंग देन व्हाट ही वाज सेइंग। सर वड़ाइच साहब ने जो लिखा है मेरे ख्याल उसी पे रहना चाहिए। 35 साल जिस बंदे का जर्नलिज्म जो भी है ना, 2 घंटे में मुलाकात हुई है। वावड़ा साहब अक्सर कहते हैं और बहुत सारी बातें इनकी भी सही हो रही होती है, सो दैट मींस ही इज वेल कनेक्टेड एंड ही हैज गॉट। और जब ये कहते हैं मैं बड़े क्लियर कॉन्शियस के साथ क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ, सो आई प्रिज्यूम कि ही हैज़ गॉट फर्स्ट हैंड नॉलेज। अदरवाइज मैं कभी ऐसी बात नहीं करूंगा अगर मुझे फर्स्ट हैंड नॉलेज ना हो। सो ठीक है, सो एज मच एज वड़ाइच साहब कनेक्टेड हैं या उनके साथ बात हुई है, आई प्रिज्यूम वावड़ा साहब की बात को सामने रखते हुए कि इनकी भी 1-on-1 हुई है। सिर्फ ये कि ये अनऑफिशियल तरीके से वो करे, उसने ऑफिशियल तरीके से किया। अब मैं उसमें 2-3 बातें करता हूँ। उसमें एक चीज़ है जिसको उन्होंने डिवाइड किया है, वो एक था अक्सरियत और अस्करियत। ये दूसरा हिस्सा है जो उन्होंने, मैं पूरी बात, पहले हिस्से के अंदर कुछ और है। ठीक है ना, जो भी है ना। अब ये याद रखिए, अस्करियत इज पीपल इन पावर एंड अक्सरियत इज पावर ऑफ पीपल। इन दोनों का हमेशा से आपस में क्लैश रहा है। ये क्लैश गलत चीज है, ये क्लैश गलत चीज है, ये हमेशा डुबोएगा। जहां भी ये क्लैश आएगा वो मुल्क डूबेगा, वो मुल्क आगे तरक्की कर नहीं सकता। दिस इज बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल। मैं दोनों टांगे उठा लूं, मैं जमीन के ऊपर नहीं रह सकता, मैं गिरूंगा। ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है, इसको नहीं होना चाहिए। अब इसके लिए कौन क्या करता है ये हमें ढूंढना पड़ेगा रास्ता। इमरान खान ने खुद कहा हुआ है कि अगर हमें सीसीटीवी की फुटेज मिल जाए और जिन लोगों ने गलत किया, क्यों ये वावड़ा साहब भी इसको गारंटी देंगे, मांगने पे तैयार होंगे। देखिए अगर उन्होंने खुद कहा है कि अगर हमारे सीसीटीवी में पता चल जाता है, देखिए सोशल मीडिया की मैं बात नहीं करूं, उसमें एक ही बंदे के 2 तसाद चीजें हैं। मतलब एक तरफ एक का कह रहे कि उधर जाने, दूसरे में वो कह रहे अंदर नहीं, ये नहीं करना। क्या इमरान माफी मांगेंगे? अगर चीज साबित हो जाती है कि ये गलत हुई है, इमरान खान ने खुद कहा है कि मैं माफी मांगूंगा और मैं इनको सजा देने के लिए भी कहूंगा। अगर ये साबित हो जाए कि पीटीआई के लोग हैं तो इमरान माफी मांगेंगे। अगर ये साबित हो जाए कि ये सारी चीजें वाकई प्लानिंग हुई थी और वाकई हुई थी और सब लोगों ने जानबूझ के की थी, यस वी विल ऑल डू इट। फिर आप सब माफी मांगेंगे। लेकिन उसमें ये ना होना कि मैं और आप और वावड़ा साहब बैठे हुए या इसके टेबल के नीचे एक बंदा छुपा हुआ और ना आपको नजर आए ना मुझे नजर आए। ट्रांसपेरेंटली हो जाएगा ना, वो तो किसी पुलिस वाले को मेज के नीचे नहीं छुपना उसके लिए, वो ट्रांसपेरेंटली। लेकिन ये साबित हो जाए तो फिर इमरान माफी मांगेंगे। एग्जैक्टली, ये आपकी ऑफिशियल, उन्होंने खुद कहा हुआ है, मैंने नहीं कहा हुआ है। ठीक है, उन्होंने खुद कहा हुआ है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आबिद शेर अली साहब जो एक और हिस्सा जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वाडा साहब, वो कहते हैं कि रगड़े जाएंगे सारे लोग जो गलत काम करेंगे। उसमें नून लीग भी शामिल है, पीटीआई भी शामिल है, पीपल्स पार्टी भी शामिल है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। सियासतदान जो चोरी करेगा, यही बोला ना कि आपने, और जो गलत कामों में शामिल होगा वो रगड़ा जाएगा। एक और जो माजी में पाकिस्तान की तरक्की और अफवाज की बदनामी का बायस बने, उनको बदनाम करते रहे हैं, जो माजी में भी करते रहे। जाहिर सी बात है सर। नवाज साहब ने गुजरावाला में तकरीर में, किसी की चार टांगे, जो गुजरावाला तकरीर में जनरल बाजवा और जनरल फैज का नाम लिया था, नवाज शरीफ साहब के लिए कोई और कानून है, जरदारी साहब के लिए कोई और कानून है, मेरे लिए कोई और कानून है, इमरान खान आज अगर करेंगे जरदारी साहब ने कहा था ईंट से ईंट बजा दो, आप वापस कर लें। अब नहीं होगा ये, वो नए इस वाले पाकिस्तान में नहीं हो रहा। बड़ी ये आबिद साहब आप ही इसकी वजाहत फरमा सकते हैं, ये तो कोई बंदा छोड़ेंगे नहीं। मैं कह रहा हूं अगर ये तो सबकी ईंट से ईंट बजा देंगे। वाडा साहब मुझे नहीं पता कि आप आबिद साहब की आवाज नहीं बात कर रहे हैं। कौन है? मेरी आवाज़ आ रही है, अभी आएगी, आपको आवाज़ आएगी, अभी पूरी आवाज़ आएगी। देखें नहीं सर, वो तो खुल के आवाज़ भी आएगी, हम सुन भी लेंगे, जवाब भी दे देंगे, लेकिन आवाज़ आ नहीं रही। आबिद भाई
मेरे भाई मुझे आपकी आवाज़ तो बड़ी प्यारी सी आ रही है, मेरी आवाज़ भी सुन ले तो आपकी मेहरबानी है। अब आ गई सर, आ गई सर, स्पीकर प्रॉब्लम थी सर। हाँ देखिए अब हमारी जो लड़ाई थी वो जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ भी रही है, डट के रही है, और किसी को वो उससे ढकी छुपी भी नहीं है। जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ भी लड़ी, फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ भी लड़ी, जिन्होंने आइन तोड़ा, जिन्होंने आइन शिकनी की। अब वाडा साहब आप पता नहीं, मेरे भाई आप भी माजी में बड़े प्रो बाजवा होते थे, आपने वो टेबल पे वो बूट भी रखा था, मुझे भी शायद मेरी याददाश्त अभी इतनी कमज़ोर नहीं है, अगर मुझे याद हो मैं अभी भी उस पे खड़ा तो देखिए मैं भाई आप खड़े रहें, आपको सूट करता है, आप 200 मरतबा खड़े हैं, हमने तो आपको मना नहीं किया है, आपकी अपनी सोच है, लेकिन हमें क्यों आप चाहते हैं कि हम अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ जाएं? क्यों नून लीग को आप क्या समझते हैं कि नून लीग फ़ौज के ख़िलाफ़ जाए? मुझे आपकी बात की कोई बड़ा सा समझ नहीं आई। या तो आपने एक कार्ड खेला है कि वाई क्यों किस सिचुएशन में, वजह बताएं कि हम क्यों अपनी मुसल्लह हमने अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़ कभी ना थे ना कभी होंगे इंशाअल्लाह ताला। अपनी फ़ौज के बारे में तो कभी भी नहीं नेगेटिव। हाँ जो इन पर्सन आ जाए, जनरल मुशर्रफ का आप करैक्टर उठा लें, जनरल बाजवा का ले लें, एक लड़ाई लड़ी, पूरी भरपूर तरीके से लड़ी, किसी से डर के नहीं लड़ी। मेरे वालिद ने जनरल मुशर्रफ के माशाल्लाह में 3.5 बहादुरी के साथ काटे, कोई गिला नहीं है, काटे सजाएं हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको हमें ऑनरेबली एग्जॉनरेट कर दिया, किसी ने नहीं वो साहब देना। 3.5-4 साल शेर अली साहब ने जेल में काटे, मेरे बड़े भाई ने। हमने बददियानती नहीं की अपनी, हमने कभी फ़ौज के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन एक इंसान जिसने जमहूरियत का गला दबाया, ठीक है, हर अच्छाई बुराई हर डिपार्टमेंट में होती है। आप कहें कि जी सारे डिपार्टमेंट दूध के दूल्हे हैं, सियासतदान ही बुरे हैं, तो ये आपकी सोच हो सकती है, मेरी सोच मुख्तलिफ है। बहुत सारे कब्जे हुए हैं पाकिस्तान की चारों तरफ। आप अगर आप में जसारत है वाडा साहब तो उसमें आएँ, आवाज़ उठानी चाहिए। करप्शन के ख़िलाफ़ बिल्कुल उठाएं, कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ बिल्कुल उठाएं, क्यों नहीं उठानी चाहिए। लेकिन मेरे भाई आप माज़रत के साथ पार्टियों को नथीना किया करें। आप मेरे भाई हैं, एहतराम का रिश्ता। आबिद भाई अब मैं जवाब दे दूं सर? आप मेरे प्यारे भाई, आपकी इजाज़त तो मैं अभी मैं ख़त्म कर लूँ, मैं ख़त्म कर लूँ, फिर आप ज़रूर दीजिएगा। तो मेरे भाई आप हमें हमारा कंपैरिजन ड्रॉ ना करें। हम देखें, अब रिसेंटली जंग हुई है, पूरी कौम खड़ी है अपनी फ़ौज के साथ। किसने कहा कि फ़ौज के साथ नहीं खड़ी? मुल्क की मईशत ठीक करने के लिए सब अदारे एक पेज पे हैं, सब इकट्ठे हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए। तो धड़ारे डालना और इस तरह नेगेटिव गुफ्तगू करना, ये वाडा साहब मेरा ख्याल मुनासिब नहीं है इस वक्त इन हालात में, और इनको हम पॉजिटिव। वाडा साहब जवाब दीजिएगा, एक शॉर्ट ब्रेक ले लेंगे। वेलकम बैक। वाडा साहब, एक तो आप आबिद साहब की बात का जवाब देंगे ही। सियासतदानों को रगड़ा लगवाने की बात होती है तो पिछले चंद दिनों से बहुत र्यूमर्स थी, ख्वाजा आसिफ खफा हो गए, वहाँ कोई बंदा पकड़ा गया, फिर यहाँ मरी में सुना मीटिंग होने लगी, नून लीग परेशान है। किसको रगड़ा लगना है? शहबाज को लगना है, ख्वाजा आसिफ को लगना है, पीपल्स पार्टी को लगना है, जरदारी साहब से प्रेसिडेंट हाउस का कराना, होना क्या? देखिए सबसे पहले तो मैं, आबिद भाई आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है मुझे। अच्छा आबिद भाई, मेरे बड़े भाई, तसल्ली से मेरी बात सुनिएगा। एक तो ये कि आप जल्दी से नाराज़ हो जाते हैं जमहूरियत के अंदर। सबसे पहली चीज़ ये सर कि आपने कहा मैंने बाजवा साहब से नून लीग ने डट के मुकाबला किया। बाजवा साहब को एक्सटेंशन आपने लेट के दी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने बूट की बात की, मैंने कहा बूट को इज़्ज़त दो। आज से 5 साल पहले मेरी बात आज आप लोगों को ठीक लग रही है। आपने कहा वोट को इज्जत दो, मैंने कहा बूट को इज्जत दो। मैं तब भी गलत था। एक तरफ डीजी आईएसआई बैठे हुए थे, एक तरफ बाजवा साहब बैठे हुए थे, एक तरफ इमरान खान साहब थे, बीच में एक मासूम सा नन्ना बच्चा मैं था। उन्होंने कहा माफ़ी मांगो। मुझे शर्म नहीं माफ़ी मांगते, मैं तो चपरासी से भी माफ़ी मांग लूँगा। मैंने कहा नहीं माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ।
मैं गलत होऊंगा चपरासी से ही माफी मांगूंगा, पब्लिक के सामने मांगूंगा, कैमरे के सामने मांगूंगा। मैं अपनी गलती पे माफी मांगने में कोई कबात नहीं रखता। आपके ख्याल में नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा छोड़ दिया और वोट की इज्जत दो का शुरू कर दिया? आप क्या समझदार आप हैं आबिद भाई। तीसरी चीज, लेकिन मैंने आपको बताया आपके छोटे भाई ने 3 जो फाउंडेशन पिलर, पावर पिलर्स थे, DGI हफैज हमीद साहब, बाजवा साहब और इमरान खान साहब, प्राइम मिनिस्टर, चीफ, DGI, इन 3 के बीच में बड़ी मुश्किल से कोई सैंडविच बन के निकल सकता है। लेकिन मैं हक पे खड़ा था, नियत पे खड़ा था, सच पे खड़ा था और आज भी खड़ा हूँ। मैंने अपनी चीज़ बदली नहीं। मैं नोट से, वोट से, बूट से चीज़ें फ्लिप नहीं करता रहा, चेंज नहीं होता रहा। ना ही मैंने कभी ये कहा कि जो आपने बाजवा साहब की बात की कि आपने लड़ाई लड़ी, ठोक में जाके लड़ी, फिर लेट के उनको एक्सटेंशन आपने दी, मैंने नहीं दी, मेरी पार्टी ने दी थी, लेकिन आपने भी तो दी ना। फिर खड़े रहते आप उस वक्त, कहते हम नहीं करेंगे, अंदर खाने की। नंबर 1। नंबर 2 सर, एक बार नंबर 2 सर, मैंने आबिद शेर अली साहब कहीं पे किसी पार्टी का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा कि मुनाफिक सियासतदान जो पीछे अपने मफादात के लिए कौम, मुल्क और अफवाज को रगड़ते आए हैं, अब उन्होंने ऐसा किया तो उनको रगड़ दिया जाएगा। अब उसमें आपने मेरी बात कर ली, मैंने तो आपकी बात की नहीं। आप अपने आप को सेल्फ अज्यूम्ड क्यों ले रहे हैं? अगर आपने माजी में की थी या मैंने की थी और आप करने की जरूरत करेंगे तो आप रगड़े जाएंगे, मैं भी रगड़ा जाऊंगा। तो क्लियर, रगड़ा किसको जाना है ये बताएं मुझे। मैंने आपका जो तसलसल पाकिस्तान की तरक्की में लाएगा वो रगड़ दिया जाएगा अपने मफाद के लिए। तो पुराना जो हो चुका वो अब नहीं हो सकेगा, उसमें कोई भी शामिल था। मैं तो कोई कहता हूँ आप सब जनरलाइज कर। अब आपने सवाल किया मरी का, मरी वाला। देखिए मुझे तो उसकी सिचुएशन का पता नहीं, मुझसे बाहर था, लेकिन मैं ये से आपको बता सकता हूँ कि पंजाब में मैच हो रहा था। किस का मुझे नहीं पता, क्रिकेट मैच हो रहा था। उस क्रिकेट मैच में पंजाब के एम्पायर ने उंगली उठा दी आउट की। जब थर्ड एम्पायर की स्क्रीन पे गया फैसला तो उसमें नॉट आउट आ गया। यहाँ तक मैं बात कर सकता हूँ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कह रहा, मैंने तो क्रिकेट मैच की बात की। पंजाब वालों का मैच करवा रहे हैं आपस में। मैं तो कुछ नहीं कहा, आप खुद ही बेसिकली बात कर रहे हैं स्कूल ऑफ थॉट की। जो इन्होंने बात की है ना कि ये कैसे बूट वो उसकी मैं आपको बता देता हूँ। वो 3 चीज़ें हैं, इट्स अ सिंड्रोम। 3 चीज़ें हैं। पहले हाथ माफ़ी मांगना, हाथ बांधना, माफ़ी मांगना और बूट पॉलिश करना। ये 3 ट्रायड्स किसी एक ने टीवी पर कहा हुआ है कि इस तरह से हुकूमत में आते हैं, एंड शी हैज़ लर्न वेरी वेल। दिस इज़ व्हाट ही इज़ रेफरिंग टू। अब रगड़े जाएंगे। देखिए मैं इससे एग्री करता हूँ, हर वो शख्स, हर वो इदारा, पंजाब हुकूमत के ऊपर हाथ साफ करके मैंने जो बात की है ये एग्जैक्टली वही कहना चाहते थे। पंजाब हुकूमत का तस्करा और सेंस में किया आपने, मैं कहना ये वही चाहते थे। ही इज मोर डिप्लोमेटिक देन आई एम। आपने भी लेकिन वही किया ना कि हाथ जोड़ के आना पड़ता है, बूट पॉलिश करने पड़ते हैं। अच्छा एक मिनट नहीं, इन्होंने मरियम बीबी के बयान का हवाला देके डायरेक्टली उनको अटैक किया। अब देखिए मैं इस बात से 100% एग्री करता हूं कि हर उस शख्स को रगड़ देना चाहिए जो इस मुल्क की तबाही का बायस है। बिल्कुल ठीक है। चाहे वो जो 1.5 अरब रुपए की, 1.5 खरब रुपए की, 10 अरब रुपए की, ये नैब के साथ प्ली बार्गेन किस बात की भाई? मैं 10 अरब रुपए की बेईमानी करके 4 अरब दे के 6 अरब जेब में रख लूं या 6 अरब दे के 4 अरब जेब में रख लूं, किस बात की? ये चीज नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, रगड़ेगा कौन? ये कौन डिसाइड करेगा कि रगड़ेगा कौन? अगर मेरे पास ताकत है, आई एम अ पीपल इन पावर, इज इट माई प्रेरोगेटिव? नो, इट इज नॉट। दैट इज व्हाई आई डिसएग्री विद द होल स्टेटमेंट। मैं उसमें यह नहीं कहता कि भाई उनके पास, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट के पास है ताकत, लेकिन वो ताकत इसलिए नहीं है कि आप अपने विल पे इस्तेमाल करें लोगों के ऊपर। नंबर 2, पॉलिटिक्स में क्या उसका क्या मैं पास्ट में एस्टैब्लिशमेंट से गलतियां नहीं हुई जैसे पॉलिटिशियन से हुई हैं? हर एक से गलती हुई है और हर एक ने गलतियां जानबूझ के भी की हैं, अपने मफाद के लिए की हैं। इन चीजों को हमें करेक्ट करना होगा, इन चीजों को करेक्ट करना होगा। और नंबर 2 देखिए, मैं इट इज सेमेंटिक्स के एक्सटेंशन या प्रोलॉन्गेशन ऑफ दी, ये एक ही चीज है। इट्स जस्ट सेमेंटिक्स। आप साहब पहले आप जवाब दे दें। आज ये जो जिस आर्टिकल का हमने हवाला दिया था अभी, उसी के दूसरे हिस्से के अंदर एक जुमला है उस आर्टिकल के अंदर कि अदालतें खुद सर होकर खुदाई के दावे तक पहुंच गई थी
वो सियासी पसंद और नापसंद के ज़रिए हुकूमतें बनाने और तोड़ने में मसरूफ़ थी। अभी जब रगड़ा लगवाने का सवाल आएगा तो फिर वो रगड़ा कौन लगाएगा? मर साहब, पहले तो आपको मेरी तरफ से मुबारक हो। सॉरी, मुझे याद नहीं रहा आपने आपको अचीवमेंट अवार्ड मिला, आपको उसकी तरफ से मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सब मैं अपने भाई वाडा साहब के लिए एक मिनट लूँगा आपसे। देखिए वाडा साहब, पहले तो मुझे समझ नहीं रगड़ा खाएंगे क्यों भाई? थोड़े रगड़े खाएं यार, आगे मुल्क बनाने के लिए, मुल्क को चलाने के लिए थोड़े रगड़े खाएं सब ने। बात ही नहीं कर रहा आबिद भाई, आप अपने ऊपर क्यों ले जा रहे हैं? नहीं, मैं अपने ऊपर ले जाया नहीं। आपने वो माजी का रेफरेंस दिया ना, नहीं, मैंने आपने माजी का रेफरेंस दिया, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में बात की। हाल में तो सारे अपने अपने मामलात में मुल्क को बेहतर कर रहे हैं। अल्लाह ताला मुल्क को इन क्राइसिस से निकाले। वाडा साहब, आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं। माजी में देखें जो जजेस फ़िरौन बने हुए थे, जस्टिस आसिफ सईद, ये गुड टू सी यू करने वाला बंदयाल ले लें, और वो उससे पहले साकिब निसार ले लें, क्या जुल्म नहीं किए डॉक्टर साहब आपके होते हुए? कौन से ऐसे मोजज़ात थे जो इन 3 जजेस ने नहीं दिखाए कौम को का बेड़ा गर्क करने के लिए, आइन तबाह करने के लिए? कौन सा ऐसा इन्होंने काम नहीं किया कि आप आज सर उठाकर मीडिया पर उनकी बात करें? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनके ज़रिए पूरी कौम को रगड़ा दिया, उनको पूरी तरह चक्की में पीसा आपने, सबको, ऑपोजिशन को। आप चाहते थे कि 1 मैन रूल हो पूरे पाकिस्तान में, बाकी सबको मार दे। आपका 2035 वाला यही प्रोग्राम था, अगले तक के कोई आपका मुखालिफ पाकिस्तान में रहे ही ना। सही कहा उन्होंने इस इंटरव्यू में कि वो फिरौन जज जो हमें किसी को सिसिलियन माफिया कहता था, साकिब निसार कहता था 3-4 MPA तो मैं ऐसे उड़ा दूं, तो जैसे इनके बाप का कानून लिखा हुआ था मलिक साहब, ये किस आइन के तहत जजेस बैठे थे? ये इमरान खान को कहते थे, पनामा को आप केस लाएं, जस्टिस खोसा ने कहा बाकी हम खुद ही कर लेंगे। ये जजेस थे रात को बैठ के मीटिंगें कराते थे। ये जजेस थे जिनकी वजह से आज पाकिस्तान के गरीब को बिजली महंगी मिल रही है। इन्हीं जजेस की वजह से आज रोटी, कपड़ा, हर चीज महंगी हो गई है। पाकिस्तान में जो करेंसी महंगी हुई इन जजेस की वजह से ऊपर गई है, जिन्होंने आइन को बेचा। मेरी बात 63A का फैसला आया था, आखिरी बात, जो 63A का फैसला आया था, जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम हुई थी, आपके ख्याल में वो कैसे आया था? और जो बल्ले के निशान वाला फैसला आया था, आपके ख्याल में वो कैसे आया था? मेरे बड़े साहब, देखे, जजेस को आज़ाद होना चाहिए। अदालतें आइन के मुताबिक फैसला करें। जिस मुल्क में इंसाफ खत्म हो जाता है वो मुल्क तबाही के दहाने पे फैसले करें, ईमान को सामने रखते हुए अल्लाह को जवाब देना है उन्होंने। भाई हमने फैसल साहब मेरे साथ बैठे हुए कुछ कहना चाहते हैं, पहले फैसल साहब मलिक साहब ना जल्दी से 1-1.5 मिनट आपने पॉइंट किए ना मैंने किए। जब तक आप जी सर, फैसल साहब कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट रह गया, सुन लें इनसे भी। आबिद भाई भी चाहते हैं, हुमायूं साहब भी चाहते हैं, मैं और आप भी चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे। उसके लिए आपको NFC को देखने की जरूरत है, आपको 18वीं तरमीम सूबों को देखने की जरूरत है। NFC रिव्यू होना चाहिए, स्पोर्ट दैट, लेकिन ऑपरेशन जो हो रहे हैं, जो पहले हमने अपने मुफाद के लिए ऑपरेशन रोक के सियासत करने के लिए, वो ऑपरेशन ना रोके जा सकेंगे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पार करना है। आबिद शेर अली ने एक प्लान का हवाला दिया जो इमरान को 10 साल रखने के लिए पावर में एक मंसूबा था। ये काफ़ी सालों में हमारे यहाँ ये आ जाता है, हर 10-15 साल के बाद। अभी तो ऐसा कोई 10 साल मंसूबा नहीं सर। अब तो आप कंटिन्यूएशन का तज़किरा कर रहे थे, मैं इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ। अभी तो ऐसा प्लान नहीं। देखिए, कंटिन्यूएशन तो अल्लाह की मर्जी से खत्म हो सकती है, बंदे की मर्जी से नहीं हो सकती। आपने तो बात ही खत्म कर दी है। फिर तो आपने वर्ल्ड कंटिन्यूएशन की बात की ना, पाकिस्तानी कंटिन्यूएशन कौन रोक सकता है? अल्लाह के हाथ में है, तो फिर तो कोई बाकी चीज़ें मैटर ही नहीं। बिल्कुल सही, आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, ये तो अल्लाह के ऊपर है। कंटिन्यूएशन पाकिस्तान की तरक्की की तो अल्लाह मियां के हाथ में ही है, बंदे के हाथ में तो नहीं है। अब आपसे मैं कोई जवाब नहीं इस पे ले सकता। नहीं, इसमें जवाब लेने के बाद इन्होंने साफ कहा है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द फैक्ट इज, दिस इज व्हाट द फैक्ट इज। लेकिन वही वाली बात है, मैन प्रपोजेस गॉड डिस्पोजेस। मैंने आपको कहा उसके हाथ में। हुमायूं अहमद साहब, फैसल और आबिद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।